नमस्कार, मैं अनीता मीणा आज आपको कक्षा 10 का पहला अध्याय मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के कितने आयाम हैं, मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास जो भी घटित होता है वो क्यों घटित हो रहा है, इन सबको हम मनोविज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे आसपास जो कुछ भी घटित होता है हम उसके पीछे छिपे कारणों को जानना चाहते हैं। अर्थात हम जिस परिवेश में रहते हैं और उस परिवेश में हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, वे घटनाएं क्यों हुई, उनके क्या कारण हैं, हम सभी उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके पीछे क्या तथ्य रहा है। किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि, अभिक्षमता तथा स्वभाव में से भिन्न हैं। किस किस से? बुद्धि, अभिक्षमता और स्वभाव से भिन्न हैं। वे कभी प्रसन्न होते हैं तो कभी दुखी क्यों होते हैं। किस प्रकार वे एक दूसरे से मित्र या शत्रु हो जाते हैं। अर्थात हम मनोविज्ञान के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि सभी व्यक्ति बुद्धि में, स्वभाव में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति अभी खुश था, थोड़ी देर बाद वह दुखी है। इसका क्या कारण है, इन सभी को हम मनोविज्ञान के द्वारा जानते हैं। जब हम एक मनोविज्ञान के अनुभवहीन व्यक्ति से इस बारे में पूछते हैं तो वो व्यक्ति अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है। एक अनुभवहीन व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है कि व्यक्ति दुखी क्यों है, सुखी क्यों है, या उसके स्वभाव में क्या अंतर है, उनकी बुद्धियों में क्या क्या भिन्नता है, ये सभी अंतर क्यों हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बताने की कोशिश करता है। जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। अर्थात देखो बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव, बुद्धि, अभिक्षमता, कार्य करने की क्षमताएं आदि में अंतर क्यों है, तो हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उनका वर्णन कर देता है। जबकि हम इन प्रश्नों का उत्तर जब एक मनोवैज्ञानिक से लेते हैं तो वो उसका पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उस क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर उसके पीछे छुपे तथ्यों को बताते हैं। सरल शब्दों में मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। सरल शब्दों में मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक अध्ययन है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइके तथा लोगस से हुई, जिसमें साइके शब्द का अर्थ आत्मा है। साइके शब्द का अर्थ है आत्मा, जबकि लोगस का अर्थ है शास्त्र का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा जा सकता है। आधुनिक काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। आधुनिक काल में कलकत्ता में 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। 1879 में जब विलियम वुंट ने लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की।
प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1879 में। किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। और कहां की गई? जर्मनी में। अब मनोविज्ञान को किन किन आधारों पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं? इसके 3 आयाम बताए गए हैं। पहला आयाम है अनुभवों का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान का अध्ययन हम अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के मानव अनुभवों और भावनाओं का अध्ययन करते हैं, जिनकी प्रकृति मुख्यतः व्यक्तिगत होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। ये अनुभव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जब हम प्रत्येक व्यक्ति के उसके अनुभवों का वर्णन करते हैं तो उसका वर्णन विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है। उसकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे स्वप्न जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में चेतन अनुभव, और वे अनुभव जब चेतना के द्वारा किया जाता है। पहला हमने पढ़ा अनुभव के आधार पर। दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर अध्ययन, अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनका पता हम मनोविज्ञान के आधार पर लगा सकते हैं। इन मानसिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्षीकरण, सीखना, याद करना तथा चिंतन आदि सम्मिलित है। अर्थात मानसिक प्रक्रियाओं में मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाली चेतना, अचेतना सभी का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आयाम है व्यवहार का अध्ययन। पहला अध्ययन था अनुभव के आधार पर, दूसरा था मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, और तीसरा है व्यवहार का अध्ययन। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहार, जैसे साधारण प्रतिव्रत क्रियाएं, उदाहरण के लिए आंख झपकाना, सामान्य प्रतिक्रिया स्वरूप जैसे मित्रों से बातचीत, भावनाओं वे आंतरिक स्थिति का शाब्दिक वर्णन, और जटिल व्यवहार जैसे कंप्यूटर पर कार्य करना, पियानो बजाना आदि के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन जब मनोविज्ञान आधार पर किया जाता है तो देखा जाता है कि विभिन्नताएं पाई जाती है। अब मनोविज्ञान के 3 आयाम हमने पढ़े। पहला अनुभव के आधार पर, दूसरा पढ़ा मानसिक क्रियाओं के आधार पर, तीसरा पढ़ा व्यवहार के आधार पर। अब जब हम तीनों आयामों का अध्ययन कर चुके हैं, मनोविज्ञान के तीनों आयाम का अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद आता है मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र, कि मनोविज्ञान कितना विस्तार हो चुका है और किन किन क्षेत्रों में होना बाकी है और किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं। पहला, मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र। मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को संबोधित करता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक कार्य प्रणाली को संबोधित करता है। इस प्रकार का अध्ययन हमें मानव स्वभाव के संबंध में एक आधारभूत समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। अब व्यक्ति नियमित अभ्यास द्वारा आवश्यक कौशल व योग्यताएं प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने आवश्यक कौशल और
योग्यताओं द्वारा, नियमित अभ्यास द्वारा अपनी योग्यताएं प्राप्त करता है। मनोविज्ञान हमें इन उच्च स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी प्रकार के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रत्यय का प्रयोग करता है, अर्थात व्यक्ति के किए गए कार्यों के पीछे उसके व्यवहार के कारणों का जानने का प्रयास मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। हम अपने जीवन में अलग अलग समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं, जैसे क्रोध आना, प्रेम, आनंद के क्षण, दुख, सुख, इन सभी प्रकार का अध्ययन संवेगों के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्ति नियमित अभ्यास द्वारा आवश्यक कौशल योग्यताओं प्राप्त करता है। मनोविज्ञान हमें इन उच्च स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने में सहायता प्रदान करता है। अब मनोविज्ञान की कौन कौन सी आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं? व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोविज्ञान के लिए उन प्रक्रियाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है जो सामूहिक रूप से विशेष व्यवहार को प्रभावित करती है। कि व्यक्ति के सामूहिक रूप से उसके विशेष व्यवहार को प्रभावित करती है। ये सब हम किसमें जानते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत। पहला अब देखो बच्चों, मनोविज्ञान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कब क्रोध, कब प्रेम, कब आनंद, सारे क्षण आते रहते हैं। अब क्रोध के पीछे छुपा हुआ सुख, सुख के पीछे छुपा हुआ दुख, इन सब का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। अब मनोविज्ञान में संवेदना का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति हमारी जागरूकता से है। हमारी छिपी हुई उत्तेजनाओं के प्रति हमारी जागरूकता से है। किसका मतलब? संवेदना का मतलब, जो हमें विभिन्न संवेद तंत्रों द्वारा प्राप्त होता है, जैसे दृष्टि, श्रवण यानी सुनाई देना, स्पर्श यानी छूना, तथा स्वाद, जो भी हम खाते हैं उसको अनुभव करना कि खट्टा है कि मीठा, ये सब हमें स्वाद द्वारा पता चलता है। अब व्यक्ति के अंदर दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संवेदना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अवधान। व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिक के लिए उन प्रक्रियाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है जो सामूहिक रूप से किसी विशेष व्यवहार को प्रभावित करती है। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में हमें सूचनाओं को संधारित करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? संधारित करते हैं। सीखना, चौथा है सीखना अधिगम। ये अर्जित ज्ञान मतलब हमारा प्राप्त किया होगा ज्ञान और कौशल व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं। कौन लाते हैं? सीखना अधिगम। और विभिन्न परिस्थितियों में हमें समायोजन करने के लिए हमारी सहायता प्रदान करते हैं। जब हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति के अंदर जाते हैं तो उस परिस्थिति में समायोजन करना हमें कौन सिखाता है? अधिगम। कौन सा अधिगम? सीखने वाला अधिगम हमें सिखाता है। हमारा पांचवा क्षेत्र है मनोविज्ञान का चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम धारणा किए गए ज्ञान का विभिन्न समस्याओं
के समाधान में प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तब हमारे मन में उस समस्या से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों का एक दूसरे से तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। किसमें? चिंतन में। मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब मनोविज्ञान के हमने आयाम देखे कि 3 आयाम होते हैं। मनोविज्ञान को प्रक्रियाओं में बांटा गया कि मनोविज्ञान किन किन आधारों पर हमारी मानव व्यवहार को जानने में सहायता प्रदान करता है। 5 व्यवहार उसके हमने जाने। अब उसका क्षेत्र, मनोविज्ञान का क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। पहला, असामान्य मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? हमने देखा आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार का अध्ययन एक विशेष प्रकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसमें पहला है असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा, कौन सी शाखा? असामान्य मनोविज्ञान, व्यक्ति के असाधारण व अस्वीकृत प्रकार के व्यवहारों का वर्णन करती है। व्यक्ति के किन गुणों का असाधारण, साधारण मतलब नॉर्मल, मतलब जो सभी व्यक्ति करते हैं, असाधारण कुछ संगति के आधार पर कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, इन व्यवहारों का वर्णन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत असाधारण व्यवहार पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जाता है। जब एक व्यक्ति असाधारण व्यवहार करता है तो उस असाधारण के पीछे हुए छुपे हुए तथ्यों को जानने का पता असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है और उसके उस व्यवहार पर नियंत्रण करने का कार्य भी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यह शाखा सूचनाओं के अर्जन, धारणा, रूपांतरण तथा अनुप्रयोगों से संबंधित है, जो मनुष्य अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझने में तथा उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग करता है। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का वर्णन हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है निदानात्मक और परामर्श मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान मनोचिकित्सक प्रविधियों में प्रशिक्षित होता है जहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में जब असाधारणता का भाव आता है और उसका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में चला जाता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन निदानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और उस व्यक्ति के उन कारणों को जानकर उन कारणों को दूर करने के लिए उसे परामर्श देकर उस दुविधा को, उस तनाव को कम किया जाता है। किसके अंतर्गत? परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत योगदान है। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है। इस शाखा के अंतर्गत विद्यार्थियों की अभिक्षमता, कौशल तथा अंतर्निहित बौद्धिक क्षमता का आंकलन व उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के अभिक्षमता, कौशल, अंतर्निहित बौद्धिक क्षमता का अध्ययन किया
जाता है। फिर पर्यावरणीय मनोविज्ञान, शिक्षा के अलावा पर्यावरण के हमारे आसपास के वातावरण पर भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इतना शोरगुल है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इन सभी का अध्ययन हम पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये मानव व्यवहार पर शोर, ऊष्मा, प्रदूषण तथा भीड़ के प्रभाव का अध्ययन करता है कि मानव के व्यवहार पर उसके आसपास शोर, ऊष्मा, प्रदूषण और भीड़ का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है मानसिक पर्यावरण के साथ। इस मनोविज्ञान में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भौतिक पर्यावरण पर अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, यह क्षेत्र जीवन शैली संबंधित विभिन्न रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हृदय धमनी संबंधी रोग, कैंसर तथा मधुमेह आदि से भी संबंध है। रक्तचाप, हृदय धमनी, कैंसर, मधुमेह आदि रोगों का संबंध कौन से मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संगठनात्मक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत विभिन्न संकल्पनाओं जैसे नेतृत्व, प्रेरणा, कार्य संतोष व निष्पादन के आकलन का भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति किसी न किसी संगठन में रहता है, उस संगठन का नेतृत्व कैसा है, उससे व्यक्ति को क्या प्रेरणा मिल रही है, क्या व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतोषप्रद है या नहीं है, इन सभी का अध्ययन संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान, यह क्षेत्र अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन से संबंधित है। विकासात्मक मनोविज्ञान शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। हमने मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र पढ़े। पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन, शैक्षिक स्वास्थ्य में अध्ययन, शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ा, परामर्श मनोविज्ञान पढ़ा, निदानात्मक मनोविज्ञान पढ़ा, संगठनात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। इन सभी में तो मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, पर आवश्यकता है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, तो अब मनोविज्ञान कई अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है। उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त हाल ही में मनोविज्ञान में नए क्षेत्रों का भी खेल मनोविज्ञान, अब किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है मनोविज्ञान? खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत, सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत, विमानन मनोविज्ञान के अंतर्गत, विधि चिकित्सक शास्त्र के अंतर्गत, संबंधित मनोविज्ञान, शांति मनोविज्ञान, तंत्रिका मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान और सकारात्मक मनोविज्ञान आदि पर भी कार्य कर रहा है। बच्चों, हमने देखा मनोविज्ञान कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।
शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। और इन क्षेत्रों में कार्य करते हुए अब मनोविज्ञान राजनीतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, स्त्री मनोविज्ञान के अंतर्गत, चिकित्सा शास्त्र, विधि चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत, विमानन मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान आदि में भी कार्य कर रहा है। बच्चों, आज हमने इस अध्याय में जाना कि मनोविज्ञान क्या है। मानव के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को ग्रीक भाषा के 2 शब्दों में से लिया गया है, साइको और लोगस। इन शब्दों से मनोविज्ञान बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को व्यक्ति की आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को किन आधारों पर, किन आयामों के द्वारा हम जान सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। मानव व्यवहार के आधार पर, अनुभव के आधार पर और मानवीय क्रियाओं के आधार पर हमने तीनों क्षेत्र पढ़े। किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्य कर रहा है इसके बारे में भी आज हमने विस्तार से पढ़ा। आज हमने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा और मनोविज्ञान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद।